हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो ये वीडियो रहने वाली है नॉट सेट के लिए। नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं, नॉट सेट क्या होता है, क्या नॉट सेट का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस होता है, कितनी सैलरी होती है नॉट सेट का एग्ज़ाम क्लियर करके। तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं नॉट सेट को लेकर, तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नॉट सेट की फुल फॉर्म होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब जब आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, अपना बीएससी नर्सिंग जीएनएम या फिर पोस्ट बेसिक का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद में आप नॉट सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। नॉट सेट होता क्या है, एम्स में जब नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो जॉब की वैकेंसियाँ निकलती हैं, जो जॉब में आप अटैम्प्ट करोगे, मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए जब अटैम्प्ट करोगे एम्स के अंदर, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एम्स दिल्ली, उसी को बोलते हैं नॉट सेट। ठीक है, नॉट सेट का जो एग्ज़ाम होता है ये ट्वाइसली होता है एवरी ईयर, मतलब एक साल में 2 बार नॉट सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। कौन कराता है, एम्स दिल्ली। नॉट सेट करके बनते क्या हैं, देखो जैसे कि एमबीबीएस करके हॉस्पिटल में जॉब लगती है तो क्या बोलते हैं उसको, एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर। ऐसे ही वो स्टूडेंट्स जो बीएससी नर्सिंग करते हैं, फिर जब वो हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो उनको एनओ के नाम से जाना जाता है। एनओ क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर। नॉट सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए कितनी एज, मतलब कितने एज वाले बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी मिनिमम एज 18 से 30 ईयर तक होनी चाहिए। मतलब 18 से 30 ईयर तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। कौन कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। नॉट सेट के एग्ज़ाम को देने के लिए जिन बच्चों ने खाली जीएनएम किया होता है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जीएनएम के साथ आपको पोस्ट बेसिक कोर्स आपका होना ही चाहिए, इसके साथ आपका कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आप एलिजिबल हो नॉट सेट का एग्ज़ाम देने के लिए। नॉट सेट का एग्ज़ाम क्या सिर्फ गर्ल्स ही दे सकती है मैम, नहीं, नॉट सेट का एग्ज़ाम बॉय भी दे सकते हैं, गर्ल्स भी दे सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं नॉट सेट के एग्ज़ाम के लिए। जो नॉट सेट का एग्ज़ाम होता है इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉट सेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, किस तरीके से नॉट सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, नॉट सेट का जो एग्ज़ाम होता है वो बच्चों 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। एक होता है प्री स्टेज और एक होता है मेन। ठीक है, जो प्री स्टेज होता है उसमें आपका नर्सिंग आती है, इसके साथ आपका जीके और जीएस के भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ज़्यादा आपका क्या आता है, नर्सिंग आता है। मतलब जो आप बच्चों नर्सिंग में जो बच्चे पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसी में से आपका नॉट सेट का एग्ज़ाम आता है। इसके अलावा आपका जीके आती है, जीएस आती है जब आप प्री का एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकेंड स्टेज में होता है मेंस का एग्ज़ाम। इसमें सिर्फ नर्सिंग के ही सब्जेक्ट, जितने भी आपने नर्सिंग में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसी के आपके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं नॉट सेट के एग्ज़ाम क्लियर करने के। लेकिन आपको बीएससी नर्सिंग अगर आप बच्चों कर भी रहे हो तो बीएससी नर्सिंग को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे मस्ती में आपको बीएससी नर्सिंग नहीं करनी। अगर आपको आगे नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो मैं बताने वाली हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर की फ़ीस, वो सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर सैलरी इतनी ज़्यादा रहने वाली है, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, अगर सैलरी इतनी ज़्यादा रहने वाली है तो थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना यार। तो प्री में, मतलब 2 स्टेज में आपका फिर से बता रही हूँ, नर्सिंग नॉट सेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पैटर्न्स में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 आपका प्री एग्ज़ाम होता है एंड स्टेज 2 आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। पहले आपको प्री एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करना होता है, उसी के बाद आप अपना मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा आपका जीके और जीएस भी आती है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नर्सिंग वाले सब्जेक्ट में से आते हैं।
स्टेज 2 में मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके ओनली नर्सिंग के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। जो प्री का एग्ज़ाम्स होता है उसमें आपको 90 मिनट्स में 100 एमसीक्यू करने होते हैं, एंड जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 160 मिनट्स में 160 एमसीक्यू करने पड़ते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात कर लेते हैं नॉट सेट करके कितनी सैलरी होती है। देखो, जो स्टूडेंट्स नॉट सेट करके नर्सिंग ऑफिसर बनता है उसको इक्विवेलेंट माना जाता है एक एमबीबीएस डॉक्टर के। ठीक है, तो जब आप नॉट सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, आपने प्री भी क्वालिफाई कर लिया, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है, मान लो आपने एग्ज़ाम क्लियर करा, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग की नेक्स्ट मंथ आपकी जो सैलरी आएगी वो आएगी 80,000 पर मंथ। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 80,000 पर मंथ से होती है, और डिफरेंट टाइप्स के आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। इवनली आपको आपका जो रिचार्ज आप कराते हो अपने मोबाइल में वो भी आपको देंगे, वो भी सैलरी में कट आउट होता है। ठीक है, वो भी रहने का खर्चा, आपके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट का सब कुछ फ्री होता है। तो बहुत एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, तो मैं बोलूँगी कि अगर एमबीबीएस के बाद किसी को चांस देना चाहिए तो वो बीएससी नर्सिंग को, है ना, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा पैकेज होती है, क्योंकि कोई ना हमेशा हर स्टूडेंट्स यही चाहता है फाइनेंशियल स्टेबल होना, है ना। तो नॉट सेट जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे वैसे आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 80,000 पर मंथ से। इसके बाद आपका प्रमोशन होता रहता है बच्चों। ठीक है, अगर आप एम्स के अंदर वर्क करते हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर तो आपका हर 3 ईयर्स के बाद में प्रमोशन होता है। तो 3 ईयर के बाद में आपकी जो मंथली सैलरी आती है वो आती है 1,30,000। बिल्कुल सही सुना, मतलब आपके खाते के अंदर हर मंथ 1,30,000 रुपीज़ आएंगे। तो एक इनफ नहीं है आप लोगों के लिए, इनफ है ना, मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ईयरली में अगर आपकी सैलरी मंथली 1,00,000 से 30,000 तक आ रही है तो आपकी जो ईयरली सैलरी है वो कम से कम 14 से 15 लाख हो गई। और अगर आप 30 ईयर्स तक वर्क करते हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर तो आपके प्रमोशन होते जाते हैं। आप पहले नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, ANO बनते हो, डिफरेंट पोस्टेज होती हैं, उसमें आपके प्रमोशन होते जाते हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो जैसे ही आपने नर्सिंग ऑफिसर बने आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 आएगी। इसके अलावा को अलाउंसेंस, रेंट का जो भी आपका रेंट में जो भी आप खर्च करते हो वो सब मिलता है। 3 ईयर बाद आपका प्रमोशन होगा। आपकी 3 साल बाद 1,30,000 आपकी सैलरी आएगी हर महीने। ईयरली सैलरी हो गई 14 लाख टू 15 लाख तक। ठीक है, 30 ईयर के बाद आपका प्रमोशन, मतलब प्रमोशन ही बोलती, 30 ईयर तक अगर आप अपना काम करते हो तो आप अगर आप काउंट करोगे 1,30,000 से भी तो कितने हो गए, 5 करोड़ प्लस आप अर्न कर सकते हो। 5 करोड़, नॉट लैक्स, करोड़ में बात कर रही हूँ। 5 करोड़ आप 30 ईयर्स के अंदर अर्न कर सकते हो। और इतना तो MBBS डॉक्टर भी अर्न नहीं कर पाता जितना नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है ना। मतलब नर्सिंग ऑफिसर, अगर आपके कोई रिलेटिव्स में फ्रेंड्स हों, आपके कॉलेग्स हो, कोई भी हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि नर्सिंग ऑफिसर की कितनी सैलरी रहती है। ठीक है, तो अगर आप 30 ईयर्स तक वर्क करते हो तो आप अर्न कर सकते हो 5 करोड़ रुपीस तक। ठीक है, अब देखो जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं सिर्फ एम्स के अंदर ही हम नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनते, नर्सिंग ऑफिसर और बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर भी बन सकते हैं। देखो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना होता है। नॉट सेट मतलब अगर आपको एम्स के अंदर ही पर्टिकुलर लेना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स के अंदर, तो आपको नॉट सेट का एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह से अपनी BSc नर्सिंग का कोर्स पूरी तरीके से किया है तो आप जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के टेस्ट होते हैं आप सारे टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे, क्लियर कर लोगे। ठीक है, लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको BSc की नर्सिंग में जो 4 इयर्स आप अपने आप को देते हो उसमें आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो और कौन कौन सी एग्ज़ाम है मैम, देखो
या तो आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनो, या फिर जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि डिफरेंट और भी नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हो और भी हॉस्पिटल्स में, तो उसमें भी सेम सैलरी रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी 80,000 एंड आफ्टर प्रमोशन आपकी सैलरी 1,30,000 से ऊपर ही आती है, ठीक है। तो नॉर्सेट के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो देख लेते हैं। नॉर्सेट जो कि पर्टिकुलरली एम्स के लिए होता है, इसके अलावा जिपमर जो कि पौंडीचेरी में है, BHU, PGI MER, SGPGI लखनऊ में है, RML एंड KGMU लखनऊ, ये सब आप इसका भी एग्ज़ाम देकर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा रेलवे में भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, सैलरी बिल्कुल सेम रहती है। एक हॉस्पिटल है ESIC, इसमें भी वैकेंसी निकलती है, मतलब आप जब BSc नर्सिंग का कोर्स कर लेते हो तो इन हॉस्पिटल्स में भी आपकी वैकेंसी निकलती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो आप इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, क्लियर करो, आप इसमें नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। इसकी सैलरी भी सेम रहती है, घबराना नहीं है कि सिर्फ एम्स के अंदर ही हमें सैलरी मिलती है। अगर आपका एम्स के अंदर नहीं हो पाता है तो डिफरेंट आप जहाँ भी नर्सिंग ऑफिसर की तरफ वर्क करोगे आपकी सैलरी लैक्स में ही आने वाली है, ठीक है। तो रेलवे में भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसियाँ निकलती हैं, ESIC में भी निकलती हैं एंड आर्मी के अंदर, वाह जी वाह, यस बिल्कुल, आर्मी के अंदर भी नर्सिंग ऑफिसर की बिल्कुल वैकेंसी निकलती है। और आपको पता है कि आर्मी के अंदर तो कितनी ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है ना। अब बात कर लेते हैं कि मैम नॉर्सेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो देखो, नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग मेडिसिन सर्जरी, obstetric and midwifery, community health nursing, child health nursing, pharmacology, pathology and genetics, nursing research, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट या नर्सिंग एजुकेशन, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं। आपको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो BSc नर्सिंग में पढ़ा होता है वही आता है, थोड़ा बस GK GS आपको करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान से आपको पढ़ना होता है BSc नर्सिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, जो नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से मोस्ट ऑफ बच्चे वही होते हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होता है कभी ना कभी, है ना, कभी ना कभी तो दिया ही होता है ना। तो अगर आप लोग नहीं दे पाए हो तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, यार हमें BSc नर्सिंग मिल गई है, हम BSc नर्सिंग करें, क्योंकि कई सारे बच्चे BSc नर्सिंग करके भी डिप्रेस रहते हैं। नहीं रहना यार, BSc नर्सिंग करके तो आप डॉक्टर से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। क्या 5 करोड़ रुपए 30 साल के अंदर डॉक्टर अर्न कर पाता है? नहीं कर पाता, लेकिन एज अ नर्सिंग ऑफिसर बिल्कुल अर्न कर पाता है। तो आपके पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैं आपको बोलती हूँ कि BSc नर्सिंग को ना लोग बाग ऐसे लेते हैं कि मजबूरी में ले लेते हैं, लेकिन BSc नर्सिंग एंड नर्सिंग ऑफिसर को आपको एज अ चॉइस लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, आप कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँगी। और हाँ, अगर यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जो बच्चे नॉर्सेट करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, 5 करोड़ रुपीज़ अर्न करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।